हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कोरल सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क को लेकर के। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, आप सभी को पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशन के पार्ट के रूप में लोकेटेड है। तो वहीं पर स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं और वहीं पर लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का एक कोर एरिया है एंड फ्लोरा एंड फोना की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिच एरिया है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपके सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करते हैं और आपको टारगेट देते हैं ताकि 2023 प्रीलिम से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर पाओ और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाओ। ना सिर्फ इसमें स्टैटिक पार्ट पर फोकस किया जाता है, साथ ही साथ में आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर कवर करवाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि एक प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके टारगेट को डिसाइड करने में, ताकि आपका सिलेबस जो है वो इजीली कवर हो पाए 2023 प्रीलिम से पहले, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी व्यू कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क पर राइनो का एक इमेज बनाई गई है, उनके जो भी एसेट थे उनको लेकर के, और एक तरीके से एक सर्कुलेशन करने की कोशिश की गई है कि जिन राइनो की पोचिंग की जाती है उनके होर्न को लेकर के उन होर्न का कोई भी मेडिसिनल जो है वो बेनिफिट नहीं होता है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। तो यहाँ पर सितंबर 2021 तक जो भी अब तक पोचर्स के थ्रू या फिर जो भी वन हॉर्न राइनोसोरस की डेथ हो गई, उनके जो भी हॉर्न्स हैं उन सभी को जलाया गया और 2479 हॉर्न जो है वो यहाँ पर बल्क में इकट्ठे किए हुए थे, उन सभी को यहाँ पर जलाया गया। उनके जो रिमेन्स बचे, उनके जो एसेज बचे, उनसे यहाँ पर एक मेल, एक फीमेल और एक उनका काफ, इसकी इमेज जो है वो प्रिपेयर कर की गई है, एक तरीके से शो करने की कि जो पोचिंग की जाती है वन हॉर्न राइनोसोरस की वो गलत है। ओके, और इसका इनोग्रेशन किया वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। तो यहाँ पर को हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे वन हॉर्न राइनोसोरस को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो काजीरंगा नेशनल पार्क की यहाँ पर बात की गई है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आप सभी को पता है आसाम स्टेट में लोकेटेड है, और प्रेजेंट टाइम में आसाम में 7 जो नेशनल पार्क हैं वो लोकेटेड है। अब ये जो राइनोसोरस है वन हॉर्न राइनोसोरस, वो हमारे इंडिया में आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम बात करें आसाम स्टेट की, तो आसाम स्टेट में मैक्सिमम इसकी जो संख्या है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसके अलावा पबितोरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क में, और जो मानस नेशनल पार्क है वहां पर पाई जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो संख्या है वो काजीरंगा में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि पोचर्स के थ्रू जिनको भी कलेक्ट किया गया, जिनको इलीगल जिनकी ट्रेड की जा रही थी इनके होर्न की, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और फिर उनको अभी जलाया गया है, बर्न किया गया है, या फिर जिनकी डेथ हो गई जिनकी, उन सभी के जो होर्न थे उनको इकट्ठा करके रखा हुआ था, उनको जलाया गया है एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि मैक्सिमम क्या होता है वन हॉर्न राइनोसोरस को इस तरीके से इलीगल उनकी पोचिंग इसलिए की जाती है कि उनके जो होर्न है उनका यूज किया जा सके। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इनको जला करके कि इनका कोई भी मेडिकल जो है वो यूज नहीं है, तो इनका इलीगल जो पोचिंग और ट्रैफिकिंग जो होती है वो ना की जाए। अब कुछ एफर्ट्स जो हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कोशिश की है कि ना सिर्फ हम नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको हम सिक्योर कर सकें। तो फर्स्ट जो हमारे एफर्ट्स हैं उसमें ये हैं कि इंडिया, भूटान, नेपाल,
इंडोनेशिया और मलेशिया, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया और 2019 में ये एग्रीमेंट जो है, डिक्लेरेशन जो है वो सामने आई, जिसको बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एशियन राइनोस 2019। ओके, इसमें ये डिसीजन लिया गया कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि ये सारी कंट्री जो है वो मिल करके राइनो की जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीज के लिए काम करेंगे। सेकंड अगर हम देखें तो देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने भी सभी जो राइनो है उनकी डीएनए प्रोफाइल्स प्रिपेयर करने की कोशिश की है। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, हमारे 2005 में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2005 में, जिसको इंडियन राइनो विजन 2020 के नाम से जानते हैं। और इसमें स्पेसिफिक इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया था कि आसाम जो स्टेट है उसमें राइनो की पॉपुलेशन को हमें 3000 से ज़्यादा करना है वहाँ के 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में। ये टारगेट इसमें फिक्स किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन पॉलिसी भी 2019 में लॉन्च की गई, जिसमें स्पेसिफिक राइनो की जो पॉपुलेशन है उनके कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, इन सभी के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जिनको लॉन्च किया गया है हमारी गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के, ताकि जो राइनो की पॉपुलेशन है उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ का एक एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर रखा है कि वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये जो डिस्ट्रिक्ट है कियोंझार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन है यहाँ पर चाइल्ड की। यहाँ पर चाइल्ड को लेकर के सर्वे किया गया, बहुत सारे एग्जाम्पल इस आर्टिकल में दे रखे हैं कि बच्चे जो हैं वो बर्थ के टाइम उनकी डेथ हो रही है क्योंकि उनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो बच्चे जीवित हैं, अलाइव हैं, उनमें भी अगर हम बहुत सारी इश्यूज जैसे कि स्टंटेड, एनेमिक, ये माल न्यूट्रिशन, ये कुछ बेसिक इशू हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उड़ीसा स्टेट का ये जो रीजन है, अगर हम आयरन और रिजर्व के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पर अवेलेबल है आयरन और रिजर्व, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है विमेन की, जो यहाँ के चिल्ड्रन की, वो काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन है। इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ की गई है कि स्टंटेड, यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड देखने को मिलती है। तो स्टंटेड क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग अगर जो हाइट है वो इंक्रीज ना हो पाए तो उसको बोलते हैं स्टंटेड। दूसरी यहाँ पर बात की गई है कि एनीमिया के इश्यू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एनीमिया क्या होती है, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनकी संख्या अगर कम देखने को मिले, या फिर अगर हम बात करें तो उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उनकी एफिशिएंसी में भी डिक्रीज देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। इसमें क्या होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी से, मैक्सिमम आयरन की डेफिशिएंसी से ये जो डिजीज है वो देखने को मिलती है। तो ये जो भी इशू है, अगर हम एनीमिया को टारगेट करने की बात करें तो एनीमिया को टारगेट करते हुए हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था। और प्रेजेंट टाइम में भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए जो पोषण युक्त भारत है, या पोषण जो है मतलब न्यूट्रिशन लेवल जो बेस्ड फूड है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये इशू है, इसको लेकर के वैसे देखो सेंटर ने अपनी तरफ से बात रखी है कि जो हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट जो है वो इसके लिए काम करे। लेकिन यहाँ पर जो रीजन है और जिस एरिया को लेकर के एक्सप्लोर, यहाँ पर जिन ओर को लेकर के, जिन मिनरल्स को लेकर के यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाता है, तो इस एरिया की सिक्योरिटी करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वहाँ पर ज़रूरत है। टाइम टू टाइम ये भी देखने को मिला है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो भी इशूज हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। दूसरा, यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन का जो इशू है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बारे में स्पेसिफिक अगर अभी का हम एग्जांपल देखें तो तमिलनाडु जो स्टेट है उन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की है। पहले मिड डे मील स्कीम जो है वो चली रही थी, तो तमिलनाडु चाहता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन इशू ना देखने को मिले, क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ में अगर आपकी लाइफ का या आपके डे का स्टार्टिंग होती है तो आप में बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है उनकी अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में हो पाती है। तो डे की स्टार्टिंग को एक बेहतरीन तरीके से करने के लिए तमिलनाडु स्टेट ने अभी ये अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसमें मैक्सिमम फोकस यही है कि जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड इशू हैं उन सभी को सोल्व किया जा सके।
सके। तो इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो वहाँ की उड़ीसा गवर्नमेंट भी लॉन्च कर सकती है, और स्पेसिफिक उस एरिया में फोकस करते हुए जहाँ पर इस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो, आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77th मीटिंग हो रही है, और इसमें हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए बात रखी कि इंडिया जो है वो यूएन चार्टर को फॉलो करते हुए हमेशा पीस की बात करता है। प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें भी इंडिया के स्टैंड की जब बात की जाती है तो इंडिया ने स्पेसिफिक फोकस किया है कि पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे और जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां देखिए पेज नंबर 8 पर, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के बहुत सारे इशू देखने को सामने मिल रहे थे। तो यहाँ पर इंटरपोल, आप सभी को पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग कंट्रीज की जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इशूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे इंडिया की सीबीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इससे जुड़ा हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी इशू है और उसको इंडिया लेवल पर अगर सोल्व करना है, इंडिया से कोई रिलेशन है उस इशू का, तो इसमें सीबीआई हेल्प करती है इंटरपोल को लेकर के। तो आपको ये बताना है कि ये जो इंटरपोल अलायंस है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये काम करता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन मेघ चक्र जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया है, क्योंकि सीबीआई को ये मानना है कि कुछ ऐसे हमें ऐसे टारगेट मिले हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिसके बेसिस पर ये देखने को मिला है कि हमारे इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर के जो हमारी सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने 20 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी की अलग अलग लोकेशन पर अपनी जो भी अपना सर्च जो ऑपरेशन है उनको कंडक्ट किया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे पहले भी इस तरीके का जो इशू है वो पहले भी देखने को मिला है, और इसको लेकर के हमारी जो सीबीआई है उन्होंने पहले भी अपनी तरफ से ऑपरेशन कार्बन जो है वो लॉन्च किया था ताकि जो इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अभी हमने जो फ्रंट पेज पर डिस्कस किया, यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो अपना स्पीच दिया उनमें स्पेसिफिक फोकस किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी प्रेजेंट टाइम में स्ट्रक्चर है उसमें अपडेशन किया जाए। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो इसमें ना सिर्फ इंडिया, जो अदर कंट्रीज स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो G4 जो ग्रुप है वो इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस कर रहा है। G4 में आते हैं ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ये चाहते हैं कि हम इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में सामने आ रहे हैं और इंडिया पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है उनमें चेंज होना चाहिए और इन कंट्रीज़ को भी इंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिस टाइम यूनाइटेड नेशन बनाया गया था उस टाइम सरकमस्टेंसेज अलग थी, प्रेजेंट टाइम में सरकमस्टेंसेज अलग हैं। तो टाइम के साथ में इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। और इंडिया के स्टैंड की अगर हम बात करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंड इंडिया का रहा है। यूएन के फाउंडेशन में भी इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूएन का जो चार्टर है, यूएन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में भी इंडिया अपना 100% जो है वो कोशिश करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यूएन के जो भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो इंडिया रहा है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन सभी की एस्पायरेशन और गोल को अचीव करने के लिए इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने ना सिर्फ अपने कंट्री के फोकस करते हुए बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो इशू हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज और भी अदर इशू जैसे टेररिज्म, इन सभी को टारगेट करने के लिए हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव लॉन्च किए हैं और वर्ल्ड लेवल पर इनको लेकर के इनिशिएटिव भी इंडिया लेकर के आया है। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी फॉर्मेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए और पूरे ग्लोबली लेवल पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहां पर देखने को मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 1 सेकेंड,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 साइंस पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट देखने को मिला है, तो देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो सी टर्टल हैं उनको लेकर के पहले काफ़ी पोचिंग देखने को मिलती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो उनकी जो भी पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ में दोबारा रिवाइवल स्टेज में आ रही है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि लास्ट डेकेड में अगर हम बात करें तो 30% तक जो पोचिंग के केसेज हैं सी टर्टल के वो डिक्लाइन हुए हैं। मतलब लोगों में जो अवेयरनेस क्रिएट की गई, साथ ही साथ जो है जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो एजेंसीज हैं उन सभी ने मिलकर के जो काम किया, इसकी वजह से जो इलीगल केस देखने को मिल रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। 2010 से 2020 के डाटा सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 1990 से 2020 की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर 1.1 मिलियन जो रेप्टाइल्स हैं उनकी इलीगल हार्वेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। मतलब ब्लैक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें डिक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो मार्स मिशन जो है उसको लेकर के नासा ने लॉन्च कर रखा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स विद नासाज इनसाइट मिशन, उन्होंने मार्स जो है उसके सरफेस के ऊपर कुछ क्रेटर जो हैं उनको लोकेशन को रिलीज किया है कि मार्स पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो है वो कोविड के सब लीनिएज के रूप में कुछ इमरजेंस देखने को मिल रहा है। तो ये तो टाइम टू टाइम आप सभी को पता ही है कि कोविड के जो भी वायरस है उसमें टाइम टू टाइम म्यूटेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कुछ अलग तरीके का वायरस का इमरजेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बताया गया है। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1929 में सबसे पहले जाम्बिया में इस डिजीज़ को देखा गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2016 में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बाद भी इसके जो इशू हैं, इसके जो केसेज हैं वो देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 2019 में पहली बार जो साउथ एशियन पार्ट है वहाँ पर बांग्लादेश कंट्री में इसका आउटब्रेक देखने को मिला, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमारे इंडिया के जो वो वाला रीजन जो एक तरीके से बांग्लादेश से कनेक्टेड है, उस रीजन में इसके केसेस इमर्ज हो गए थे। तो इससे ये लगता है कि हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी पोरस है और वहाँ पर इलीगल ट्रैफिकिंग जो है वो कैटल्स की वो देखने को मिलती है। ओके, तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि ये जो डिजीज़ जो है वो उन वेक्टर्स के द्वारा फैलाई जा रही है जो ब्लड सकिंग होते हैं। ब्लड सकिंग मतलब खून चूस करके, एक तरीके से जानवरों के खून के ऊपर, ब्लड के ऊपर वो डिपेंडेंट है और ह्यूमन के ब्लड के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जैसे कि मॉस्किटोज या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाइटिंग जो फ्लाइज होती हैं वो, इन सभी के थ्रू जो है ये फैल रहा है ये डिजीज़। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लंपी स्किन डिजीज जो है वो एक जूनोटिक डिजीज नहीं है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि कोविड जो है वो जूनोटिक डिजीज था या फिर नहीं था। ओके, तो यहाँ पर एक जूनोटिक डिजीज नहीं है, मतलब इससे ह्यूमन जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर के साथ में वो कैटल रियरिंग प्रोसीजर भी करते हैं और इसकी वजह से उनकी जब यहाँ पर बहुत सारी डेथ देखने को मिल रही है इस डिजीज़ की वजह से, तो बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फार्मर्स के लिए यहाँ पर देखने को फिर से मिलेगा। कोविड की वजह से उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुई। जो भी डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनकी जो भी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई। एक रिवाइवल स्टेज में सब कुछ आ रहा था, लेकिन दोबारा से इस डिजीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो क्रिएट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 FAQ पेज पर, और यहाँ पर मणिपुर स्टेट जो है वो अपनी लिकर पॉलिसी में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज की जा रही हैं। तो यहाँ पर मणिपुर कैबिनेट ने 20 सितंबर को ये डिसीजन लिया कि हम थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करेंगे जो प्रोहिबिशन 1991 में जो कंप्लीट बैन किया गया था मणिपुर में, उसमें हम थोड़ा थोड़ा लिफ्टिंग करेंगे।
इसके बेसिक रीजन के बारे में भी अगर हम डिस्कस करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो ये जो मणिपुर स्टेट है इसमें जो बैन देखने को मिला वो 1991 में यहाँ पर बैन देखने को मिला था, कंप्लीट बैन देखने को मिला था। लेकिन कुछ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला कम्युनिटीज़ वाला जो एरिया है वहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से ब्रूइंग करते हैं, मतलब ये जो अल्कोहल जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इसका कमर्शियली वो काम नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ना सिर्फ मणिपुर, इसके अलावा जो यहाँ पर नागालैंड और मिजोरम जो है वहाँ पर भी कंप्लीट बैन देखने को मिलता है। लेकिन मिजोरम में कुछ टाइम के लिए 4 साल के लिए बैन को हटाया गया था, फिर उसके बाद 2015 में बैन को हटाया गया, 2019 में दोबारा से वहाँ पर बैन जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो 5 अदर स्टेट हैं वहाँ पर बैन नहीं है लिकर में। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ये जो कंप्लीट जो बैन था उसको दोबारा से पार्शियली जो लिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसका बेसिक रीजन यही है कि बॉर्डर एरियाज को पार करते हुए यहाँ पर जो है वो अल्कोहल की अवेलेबिलिटी हो रही थी। दूसरा, अल्कोहल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होता है स्टेट को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो हमारे होटल्स हैं जिसमें एक गाइडलाइंस डिसाइड की जाएगी कि इन होटल्स में जो है वो अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, टूरिज्म सर्किट को बढ़ाने के लिए और भी अदर इशू जो इलीगल प्रोसीजर हो रहा है उसको रोकने के लिए, इन सभी को टारगेट करते हुए इस लिकर पॉलिसी में कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू चल रहा है, तो इस इशू में जो यहाँ पर अभी क्या देखने को मिला कि यूक्रेन की तरफ से अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने क्या किया, कुछ एरिया को अपने अंडर क्लेम किया। उन्होंने बोला कि हमने जिसके ऊपर रशिया ने क्लेम किया था उसको हमने वापस से कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया उसके बाद में रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि यूक्रेन के साथ में अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता है तो इसको सॉल्व करने हो सकता है कि न्यूक्लियर थ्रेट जैसा इशू जो है, न्यूक्लियर वेपन्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जाए। जो भी इंपॉर्टेंट वेपन है रशिया के उन सभी का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ ये है कि इस इशू की वजह से जो न्यूक्लियर वेपन जिसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके ऊपर और फोकस करना होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम इस तरीके के इशू जो है अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो हर कंट्री के बीच में जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको लेकर के इशू बना रहता है। तो अगर इस तरीके के इशू को लेकर के इस तरीके के वेपन्स के थ्रू जो है इस वॉर को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फिर नेक्स्ट लेवल पर पूरे ग्लोबली लेवल को या ग्लोबल कंट्रीज को फेस करनी होगी। यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के कुछ इनिशिएटिव है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो बेसिस पर इसको लेकर के डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको प्रेजेंट टाइम में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये दिया जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम या फिर ह्यूमैनिटी के खिलाफ ऐसे कुछ क्राइम जिसको लेकर के ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर या हीनियस लेवल पर ये क्राइम किया गया है, तब उन केसेज में ये जो पनिशमेंट है वो अवॉइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना इनिशिएटिव ये माना है कि हम क्या करेंगे, जो भी इशू हैं उनको मतलब हर केस के बेसिस पर किसी अदर केस से इन्फ्लुएंस होकर के किसी अदर केस में कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट ना दी जाए। हर केस को हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर हीनियस क्राइम है तो उसमें हम सारे जो प्रोसीजर हैं, जो भी यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्रिमिनल जो है जिन्होंने जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, उनको लेकर के उनके सारे जो बेसिक बातें हैं वो सब इसमें जानकारी हासिल की जाएगी। उनका बिहेवियर क्या था, उनका सोसाइटल बेसिस क्या था, इन सभी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा और फिर उन सभी को टारगेट करते हुए कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर केस को एक अलग लेवल पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पनिशमेंट देने का रिजल्ट ये है कि जो हमारे कंट्री में या हमारी सोसाइटी में क्राइम जो है वो कम होना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए पनिशमेंट दिया जाना चाहिए कि आपने क्राइम किया तो आपके खिलाफ में भी जो है वो पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। पनिशमेंट देने का, रिवॉर्ड देने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी इशू है उसका सॉल्यूशन देखने को मिले। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हीनियस क्राइम जो है वो सोसाइटी में कम नहीं हो रहे हैं। तो इसको एक अलग लेवल पर टैकल करने की जरूरत है, ताकि जिस इशू को टारगेट करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है उस इशू को ही हम सोल्व कर पाएं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।